हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार, नेटवर्क थ्योरी आज लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने चल रहे हैं आज एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट्स। ओके, जिसमें जो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रजिस्टर। ओके, तो पैसिव एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने ध्यान से देखा ही था। ओके, अब पैसिव एलिमेंट्स हमारे पास नेटवर्क थ्योरी में बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हमारा 3 रहेगा। एक आपका रहेगा इंडक्टर, एक रहेगा कैपेसिटर, और एक रहेगा आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इस रजिस्टर को डील करेंगे, वो आज हम लोग करने चल रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम लोग करते हैं रजिस्टर। तो जैसे ही बात रजिस्टर की आती है तो रजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि रजिस्टर और रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हम लोगों को रेजिस्टेंस से मतलब होता है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर which opposes the flow of current। ओके, तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि रेजिस्टेंस is the property of resistor which opposes the flow of current, which opposes the flow of current। ओके, तो इतना तो बेसिक जानकारी सबको होती है। फिर अगर हम लोग फील्ड थ्योरी से बात करें, तो फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने देखा था 12th क्लास लेवल पे कि भाई जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो J इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा ई। ओके, जहाँ पे जो सिग्मा होती है इसके बारे में आप सारे लोगों को पता होगा कि ये क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। ये क्या होती है? ये आपकी कंडक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से एक रिलेशन हम लोग देखते हैं और ये होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई का। ओके, और अगर हम लोग इसके ग्राफ की बात करें, कि भाई इसका ग्राफ कैसे होता है, तो ये होता है आपका ग्राफ करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो इसका जो ग्राफ आता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस स्ट्रेट लाइन से पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि भाई ये एक लीनियर एलिमेंट है। इसका मतलब ये एक बाइलेटरल एलिमेंट है। इसका मतलब ये एक पैसिव एलिमेंट है। अगर आपको लीनियर, बाइलेटरल या पैसिव के बारे में आइडिया नहीं है तो आप पहले जाके पहला लेक्चर पूरा ध्यान से देखिए। उसमें हम लोगों ने पूरा टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करी है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं और उसका बाइफर्केशन हम लोगों ने किया है। तो इतना तो हम लोगों को पता है यार कि ये जो सिग्मा होता है, इसमें ये जो बात होती है सिग्मा की, ये सिग्मा हमारा क्या होता है? सिग्मा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। सिग्मा क्या होता है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि ये जो कंडक्टिविटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज़ करती है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। बेसिकली दिस इज़ इन द केस ऑफ नॉर्मल कंडक्टर। ओके, नॉर्मल कंडक्टर के बारे में ये बात होती है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी अपनी क्या होगी? कंडक्टिविटी अपनी डिक्रीज करती है। बट
बट सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल या ईसी वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात बहुत ही बेहतर पता होती है कि भाई इसमें जब कंडक्टिविटी अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। किसकी केस में, ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स के केस में। ओके, तो चलिए ठीक है, इतना तो हमें बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद अगर हम सर्किट थ्योरी की बात करें, ओके, तो कहीं ना कहीं से हम लोग ये बात कहते हैं कि ये चीज़ जो होती है ये चीज़ अपनी कहलाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या यही J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये जो रिलेशन होता है यही कहलाता है अपना क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, अगर हम लोग, ये तो बात रही किसकी, ये बात रही जब हम लोग बात करते हैं किससे, जब हम लोग फील्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अगर सर्किट थ्योरी की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, सर्किट थ्योरी की, अगर हम लोग सर्किट थ्योरी की बात करें तो सर्किट थ्योरी में क्या कहा गया है, सर्किट थ्योरी में ये कहा जाता है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम लोग हटाते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू हो जाता है हमारा IR। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ या सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आप कह सकते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं, या इसी को हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी होती है, इसको आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एक VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है डियर, ये कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन जाती है और इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इस स्लोप को देख के आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि भाई ये भी लीनियर है, ये भी बाईलेटरल है और ये भी पैसिव एलिमेंट है। ओके, तो ये होता है अपना VI प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग VI प्लेन कहते हैं। वैसे ही ये जो पिछला था, हम लोगों ने जो पिछला देखा, यहाँ पे ये जो स्लोप होता है, यहाँ पे ये स्लोप हमें कंडक्टिविटी यानी सिग्मा की वैल्यू देता है। ओके, तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो हमें बिल्कुल पता ही होना चाहिए जब हम लोग रजिस्टर के बारे में जानकारी ले रहे हों। ओके, तो आप ये भी जानते होंगे कि भाई ये जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रजिस्टेंस इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ये बात हम छोटी क्लासेस में जानते आए हैं कि भाई R इज इक्वल टू क्या होता है, R0 1 प्लस एल्फा इंटू टी, जहाँ पे जो आपका एल्फा क्या होता है, एल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, एल्फा जो होता है वो आपका क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, तो ये बातें तो लगभग हम लोगों को भाई पता ही होती हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है भाई, एक चीज़ ये क्लियर है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा या घटेगा तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी या घटेगी। इसीलिए जब कभी भी हम लोग नेटवर्क की एनालिसिस करते हैं, नेटवर्क थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि टेम्परेचर अपना वहाँ पे कांस्टेंट होता है। ओके, यानी कि अगर हम लोग नेटवर्क थ्योरी जब कभी भी पढ़ेंगे तो हमेशा ये मानेंगे कि टेम्परेचर वहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर एक बात और जान लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, इसको हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के बारे में भी जानते हैं। क्या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका लिमिटेशन ये होता है कि ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो ये बात जान लीजिएगा कि ओम्स लॉ is only valid for what? For constant temperature region. Okay, constant temperature region आप बोल सकते हैं, आप रीजन बोल सकते हैं कि भाई ऐसी ही जगहों पे ओम्स लॉ आपका वैलिड होगा जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आपकी क्या हो, आपकी कांस्टेंट हो। एक बहुत ही फेमस एक यूँ कह सकते हैं कि फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपका क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपान ए, जहाँ पे रो जो होता है वो रजिस्टिविटी होती है। ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे तुरंत मदद करेगी। अब आप इसको देखिए ध्यान से, अब इसको आप प्यार से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। आप देखिए, अभी हम लोगों ने देखा भाई कि फील्ड थ्योरी से हम लोगों ने क्या देखा कि J जो होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है, ये बात आपको पता चली। और वहीं हम लोगों ने दूसरा जो टर्म देखा वो क्या देखा, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अगर इन दोनों के दोनों टर्म से अगर, अच्छा ये बात बताइए कि ये जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो करंट डेंसिटी क्या होती है, I अपान ए होती है। ओके, I अपान ए होती है। क्या हम यहाँ पे I अपान ए को सिग्मा, ये सिग्मा लिख दीजिए, और E इज इक्वल टू क्या होता है, अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो डियर तो V अपान L होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि I अपान ए इज इक्वल टू सिग्मा V अपान L। ओके, तो अगर ये चीज़, अब आप क्या करिए, V अपान आई कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से V अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा L अपान ए हो जाएगा। ओके, अगर सिग्मा L अपान ए हो जाएगा तो भाई V अपान आई को हम लोग क्या बोलते हैं, V अपान आई को हम लोग R बोलते हैं। और सिग्मा के बारे में आपको पता ही होगा कि सिग्मा, देखिए सिग्मा जो होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान रो होता है। क्या होता है, 1 अपान रो होता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई 1 अपान रो L अपान ए, या इसी को हम लोग कह देते हैं R इज इक्वल टू क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, क्योंकि सिग्मा जो होता है 1 अपान रो होता है। ओके, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये एक डेरिवेशन आपका निकल के आता है कि भाई R इज इक्वल टू रो L अपान ए होता है। ओके, तो यहाँ से कुछ बातें हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सिग्मा यानी 1 अपान रो के यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। बेसिकली ये जो होता है ये रो की ही है ना, ये रो का जो होता है, रो की यूनिट होती है क्या, ओम, सेंटीमीटर कह लीजिए या ओम मीटर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिग्मा, और अगर यहीं पे हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो इसको आप लोग ओम मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, ओके, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि भाई ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपकी 1 अपान सिग्मा हो जाएगी ना, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी 1 अपान सिग्मा, और 1 अपान सिग्मा को ही हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपान सिग्मा को ही हम लोग रो लिखते हैं। तो ये फाइनली ये जो फार्मूला हम लोगों का निकल के आया है, हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो आप लोग ये थोड़ा सा है ना जानते होंगे कि भाई ये फार्मूला बहुत दिन से चलता आ रहा है, सारे लोग ये बात जान रहे थे, लेकिन ये फार्मूला निकल के कहाँ से आया है, अब आज इसकी भी जानकारी हम लोगों को हो गई। ओके, तो फाइनली हम लोग ये बात कर सकते हैं कि भाई V इज इक्वल टू क्या होता है,
यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब फाइनली हम लोग इतना जान गए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान आई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट इस सिंबल से करते हैं, ओम से। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस लेने वाले हैं, कुछ केसेस लेने वाले हैं जहाँ से आपको शॉर्ट सर्किट और आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बारे में, जैसे मान लीजिए कि कभी शॉर्ट सर्किट होता है या कभी कब ओपन सर्किट होता है, कब शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट हो या ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हो, ये कहाँ से डेवलप हुआ है। ओके, तो ये चीज़ अगर आप इसको ध्यान से देखिए, बस R इज इक्वल टू V अपान आई है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि केस नंबर पहला लेते हैं। पहले केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग V इज इक्वल टू 0 रख दें, अच्छा ये बताइए अगर हम V इज इक्वल टू 0 रख दें और I की हम कोई भी वैल्यू ले लें, कोई वैल्यू यानी एनी वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ पे एनी वैल्यू ले लीजिए, तो ये बताइए कि R इज इक्वल टू क्या आएगा, R इज इक्वल टू 0 अपान एनी वैल्यू, 0 अपान एनी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। और रजिस्टेंस 0 होने का क्या मतलब होता है, रजिस्टेंस 0 होने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओके, तो रजिस्टेंस अगर कहीं पे भी 0 है तो आप ये मान लीजिएगा कि वो शॉर्ट सर्किट होता है। अब अगर शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 है, V इज इक्वल टू 0 है और आई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये था अपना केस नंबर 1, केस नंबर 1। या वैसे ही अगर आप ध्यान दीजिए, कभी भी जब हम वोल्टेज वाले पार्ट को, अगर हम वोल्टेज के कहीं भी बैटरी लगी होती है, अगर उसको के प्लस और माइनस को हम एक स्ट्रेट वायर से जोड़ देते हैं तो वो शॉर्ट सर्किटेड माना जाता है। और शॉर्ट सर्किटेड के केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड के केस में वहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाता है अपना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं। चलिए केस नंबर 2 के बारे में अगर हम ये कहें कि अगर हम I इज इक्वल टू 0 एम्पियर ले लें, अगर हम I इज इक्वल टू 0 एम्पियर ले लेते हैं डियर, तो आप ये बताइए कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V। अच्छा, यहाँ पे 0 एम्पियर ले लीजिए और V की एनी वैल्यू ले लीजिए, आप V की एनी वैल्यू ले लीजिए। जब आप V की एनी वैल्यू लेंगे तो V अपान 0, यानी कि यहाँ पे रजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर कहीं पर भी रजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ओपन सर्किट जैसा केस हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन सर्किट जैसा केस हो जाता है। और ओपन सर्किट अगर कहीं पर भी है तो डियर आप ये मान लीजिएगा कि वहाँ पे I की वैल्यू 0 एम्पियर होगी, लेकिन वोल्टेज वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो ये जो ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ओपन सर्किट करके हम लोग करंट निकालते हैं। तो यही तो IN होता है। IN बोले तो नॉर्दर्न करंट, नॉर्दर्न करंट जब हमें कभी भी निकालना होता है तो इसको हम शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नॉर्दर्न करंट को ही, नॉर्दर्न करंट जब भी हमें निकालना होता है, जब हमें करंट निकालना होता है तो हम लोग इसको नॉर्दर्न करंट या ओपन सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट को हम नॉर्दर्न करंट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और जब कभी भी हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो इसको हम लोग VTH, याद है ना, थेवेनिन वोल्टेज, क्या, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन करंट, एक्चुअली थेवेनिन क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज होता है। ओके, थेवेनिन वोल्टेज होता है। तो जब कभी भी, अब आज के बाद अगर हमें कॉन्सेप्ट जानना होगा कि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट अगर हमें लगाना है तो वहाँ पे हम नॉर्दर्न करंट निकाल सकते हैं आसानी से। और कभी हमें VTH निकालना हुआ तो हम लोग ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा डेरिवेटिव फॉर्म में देख लेते हैं कि भाई ये जो R होता है, ये जो R होता है, R
R इजिकल टू वैसे क्या होता है, V अपान I होता है। ये तो भाई हर कोई जानता है, या इसको हम लोग स्मॉल v अपान स्मॉल I भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा I के बारे में हमें क्या आइडिया होता है, I इजिकल टू क्या होता है, अरे भाई I इजिकल टू क्या होता है, dq अपान dt होता है, dq अपान dt होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग ये कहें कि IT इजिकल टू क्या होगा आपका, IT यानी कि अगर इसको फंक्शन ऑफ t कर देते हैं तो यहाँ पे dq यानी कि जो कि फंक्शन ऑफ t होगा अपान dt, dq अपान dt होगा कि नहीं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये सब बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए जब कभी हम नेटवर्क थ्योरी पढ़ने चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग QT की बात करें, Q अगर हमें Q निकालना हुआ तो आज के बाद अगर हमें कभी भी Q निकालना हुआ तो हम इंटीग्रेशन IT बोल सकते हैं, IT dt कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा भाई कि कभी भी अगर हमें करंट ना चार्ज की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ IT कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आने ही चाहिए, तो ये बात जान लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर अब हमें निकालना हुआ, मान लीजिए IT की वैल्यू निकालना हुआ, अगर हमें IT की वैल्यू निकालना हुआ और हमें एक फंक्शन दे दिया जाता है, कोई भी अगर हमें एक फंक्शन दे दिया जाता है, मान लीजिए कि ये एक फंक्शन आपको दे दिया जाता है इस तरीके से मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है, ग्राफिकल फॉर्म ही दे दिया जाता है, और ये चीज़ यहाँ पे आपकी 2 है, यहाँ पे ये आपकी वैल्यू 10 है। ओके, यहाँ पे आपका ये 10 कूलाम है और ये 2 सेकेंड है। ओके, ये t है और यहाँ पे आपका QT है। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है, कि भाई क्या हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, I की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप I की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से क्या होगा, IT इज इक्वल टू क्या होगा, IT इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dq बाई dt। तो dq बाई dt के कॉन्सेप्ट से आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि आप इसके सीधे से क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो जब भी आप इसके स्लोप के बारे में बात करेंगे तो स्लोप क्या आएगा, यहाँ से स्लोप आएगा आपका 10/2। अरे भाई tan थीटा ही तो होता है स्लोप, तो 10/2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए और बहुत ही गुड फॉर्म में। अब जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा और करंट देखा, वैसे ही क्या हम वोल्टेज को भी लिख सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू होता है भाई dq अपान, है ना, dw अपान dq होता है। dw अपान dq यानी कि इसको हम लोग जूल पर कूलाम बोलते हैं। ओके, जूल पर कूलाम बोलते हैं। यानी कि अगर कभी भी हमें W जो है, अगर कभी भी हमें W Q के फंक्शन के फॉर्म में, मान लीजिए 1 + Q स्क्वायर इतना जूल दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जो वर्क दिया गया है, वर्क आपको इन द फंक्शन ऑफ Q के दिया गया है। तो अगर यहाँ से अगर आपको V की वैल्यू निकालना हुआ तो आप सीधा सा क्या करेंगे, dW अपान dQ कर लेंगे, यानी कि आप इसको क्या कर देंगे, सीधे से इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो 1 + Q स्क्वायर, अगर आप इसको dW अपान dQ करें तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, Q का 1 और Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे आपसे ये कहता कि मान लीजिए भाई Q इज इक्वल टू 1 कूलाम दिया गया है, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो वहाँ पे आप अगर वैल्यू रखेंगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। या मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको वोल्टेज दे दिया गया है, और वोल्टेज किसके फॉर्म में दे दिया गया है, वोल्टेज आपको Q के फॉर्म में से मान लीजिए यही है 1 + Q स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिया गया है। अगर अब यहाँ से आपको W निकालना है तो W बराबर क्या होगा भाई, W बराबर हो जाएगा VdQ, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर दे रहा है तो भाई आपको कोई लिमिट देगा, मान लीजिए 1 से 2 कूलाम के बीच में आपको निकालना, तो सीधा सा आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से अगर आपको V इन द फंक्शन ऑफ Q दिया गया है तो आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा पावर के बारे में बात करें, किसके बारे में, पावर के बारे में बात करें आपसे, तो भाई पावर क्या होता है,
पावर जो होता है dw अपान dt होता है, dw अपान dt, जहाँ पे w भी फंक्शन ऑफ t होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर के बारे में जब भी कभी हम लोग बात करते हैं तो पावर जो होता है dw अपान dt होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम लोग करें तो p अगर इज़ द फंक्शन ऑफ t है तो यहाँ से क्या हो जाएगा dw इज़ द फंक्शन ऑफ t अपान dt। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं, जूल पर सेकंड बोलते हैं। यानी कि अगर पावर अगर हमें लिखना हो पावर तो ये हो जाएगा dw अपान dt। अब एक काम करिए, dt है तो dw अपान dt है, अब इसको क्या करिए कि आप dq से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। dq से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो dw अपान dq बन गया, इनटू मल्टीप्लाइड बाई dq अपान dt बन गया। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, अगर आपको डियर थोड़ा सा आइडिया हो तो आप ये बताइए dw अपान dq क्या होता है, v होता है, और dq अपान dt क्या होता है, i होता है। तो ये जो प्यारा सा फार्मूला आपका बन के आता है, पावर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या, वोल्टेज एंड करंट। तो पावर वोल्टेज और करंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें और देख सकते हैं भाई कि जो P होता है वो क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब आप एक काम ये करिए, V बराबर आई आर पुट कर दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना भाई ओम्स लॉ से। तो चलिए अब देख लीजिए पावर क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। यानी कि एक फार्मूला पावर का आपका ये भी हो जाता है, आई स्क्वायर आर हो जाता है, V इंटू आई होता ही होता है। एक फार्मूला और आप देख लीजिए, एक फार्मूला और आप देख लीजिए कि अगर पावर ही निकालना है आपको आई, और आप i इज इक्वल टू यहाँ से क्या कह सकते हैं, अरे भाई v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, v अपान आर होता है। अब इसको आप इसमें रख दीजिए, जब आप इसमें रखेंगे तो v इंटू आई की जगह v अपान आर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपान आर। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन जाता है। तो v स्क्वायर अपान आर, आई स्क्वायर आर और v इंटू आई, इस तरीके से ये पावर के अलग अलग फार्मूले होते हैं। ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के डेटा दिए रहेंगे, तो आपको ये देखना रहेगा कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल हम लोगों ने बेसिक सी बातें करी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर की बातें करी हैं हम लोगों ने। पावर को कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि dw अपान dq भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज के बारे में बात करी। यहाँ पे हम लोगों ने अगर ये w के फॉर्म में दिया गया है, अगर ये q का फंक्शन है तो कैसे हम लोग डील करेंगे आगे चल के। यहाँ पे कैसे q जो होता है दैट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, हैं, q कैन आल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्या, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ IT के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में है ना, रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पे VTH यानी कि थेवेनिन वोल्टेज और नॉर्दर्न करंट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ली कि भाई कैसे निकालेंगे। ये थोड़ा सा लिमिटेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि लिमिटेशंस क्या होती हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल सा, तो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर, बाइलेटरल या यूनिलेटरल, एक्टिव या पैसिव ये बातें जानी थी, तो उसकी मदद से हम लोगों ने किया। तो ये लेक्चर बेसिकली हम लोगों का किसका था, ये लेक्चर बेसिकली हम लोगों का था एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। अब अगला जो लेक्चर होगा डियर वो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर को लेके होगा। ओके, तो ठीक है, आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन आप अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल ज़बरदस्त रखिए जिससे कि गेट का एग्जाम फोड़ा जा सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।